Hello dear students, myself Assistant Professor Milita Banjari. In this video, we are going to discuss about the contributions of Ilya Metchnikoff and Edward Jenner. ये जो साइंटिस्ट थे इली मेटकॉनिकॉफ एंड एडवर्ड जेनर, उनका माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में जो कंट्रीब्यूशंस है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फर्स्ट, इली मेटकॉनिकॉफ इन 1845 to 1916। 1845 में उनका जन्म हुआ था और 1916 में उनकी डेथ हुई थी। ये जो इली मेटकॉनिकॉफ साइंटिस्ट थे, उनका जो माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में जो योगदान है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो नोन एज अ माइलस्टोन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उनको माइक्रोबायोलॉजी का माइलस्टोन कहा जाता है। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एसोसिएट ऑफ लुइस पास्चर। He was a Russian zoologist. वो बेसिकली एक रशियन zoologist थे which lives in Paris and his work at the Institute of Pasteur, जो इस पास्चर का इंस्टीट्यूट था उसमें वो वर्क करते थे। He was born in Khamor province of Ukraine, USSR in 1845। बेसिकली USSR में उनका जो 1845 में उनका जन्म हुआ था। He coined the term phagocytosis, which means the eating of cells. उन्होंने phagocytosis के ऊपर डिटेल में स्टडी किया था। उसके बाद उन्होंने जो डिस्कवरी की उसको उन्होंने क्या नाम दिया, विच इज़ द phagocytosis means eating of the cells। जो सेल्स को ईट करते हैं उस टर्म को क्या कहा जाता है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस विच इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी एंड एक्ट एज ए इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जो भी पैथोजन है जब हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो ये जो फैगोसाइटोसिस है वो उस बैक्टीरिया को इंगल्फ करती है, उसको कट करती है, ब्रेक डाउन करती है और उसको किल करती है। In 1884, he published Account of Phagocytosis, a defense process in which the body white blood cells engulf and destroy microorganism। पहले तो उन्होंने क्या कहा, सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ओके। जब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो हमारी बॉडी में जो फैगोसाइटोसिस सिस्टम है उसका वर्क करना शुरू हो जाता है। तो वह क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को हमारी जो बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को इंगल्फ करते हैं। इंगल्फ करने के बाद ये जो बैक्टीरिया है उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और किल कर देते हैं। तो फिर उसमें फैगोसाइटोसिस के बाद उन्होंने डिटेल में स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या किया, अगर हमारी बॉडी में फैगोसाइटोसिस सिस्टम है वो पैथोजेंस को किल कर रही है तो उसमें फैगोसाइटोसिस में ऐसा कौन सा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इस बैक्टीरिया और वायरस को, इस पैथोजन को किल कर रहा है, उसके ऊपर उन्होंने डिटेल में स्टडी किया। फिर उनको पता चला हमारी ब्लड में जो WBCs वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प करते हैं। वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस पैथोजन को इंगल्फ करते हैं और उसको किल कर देते हैं। Thus, he formulated the basic theory on which the science of immunology is founded, that the body is protected from infection। तब उन्होंने क्या किया, अगर कोई भी पैथोजन बॉडी में एंट्री कर रहा है, अगर वो इन्फेक्शियस हो या कोई भी डिसीज कॉज कर रहा हो तो उससे पहले हमारी एंटीबॉडीज जो है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो उसके अगेंस्ट क्या करता है, वर्क करता है। जैसे बॉर्डर में क्या होता है, बॉर्डर पे, हमारे इंडियन बॉर्डर पे क्या होता है कि कोई भी टेररिस्ट अगर अपनी बॉर्डर के अंदर एंट्री करता है तो बॉर्डर पे जो सैनिक प्रेजेंट होते हैं वो जो आर्मी वाले लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उस टेररिस्ट को वहाँ पे क्या करते हैं, वो किल कर देते हैं। उसी तरह अगर पैथोजन है वो भी फॉरेन पार्टिकल है तो अगर वो हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बूस्ट करेगी। इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि जैसे कि वो टेररिस्ट एज अ पैथोजन है, पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आ गया है तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ है एज अ आर्मी ऑफिसर्स वो क्या करेंगे, उस पैथोजन को किल करेंगे। वो इस प्रकार
अपनी जो फैगोसाइटोसिस जो सिस्टम है वो इस प्रकार वर्क करेगी। उस वाइट ब्लड सेल्स को जो ल्यूकोसाइट्स उनको कहा जाता है, उनको वो क्या करेंगे, मैसेज सेंड करेगी कि ये पैथोजन है, उनको किल करो। Thus he formulated the basic theory on which the science of immunology, इसलिए उन्होंने ये जो इम्यूनोलॉजी पे ये बेसिक थ्योरी जो है वो फाउंड आउट की थी, which is the protected from infections by leukocytes that engulf bacteria and other invading organism। मतलब क्या कि जो ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, वो क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को इंगल्फ करेंगे, इंगल्फ करने के बाद उसे किल कर देंगे और अपने बॉडी को उससे हार्म नहीं होने देंगे। इस प्रकार जो फैगोसाइटोसिस जो सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर वो वर्क करती है। और उसकी डिस्कवर किसने की थी, तो इली मेटकॉनिकॉफ ने। He became an administrator to the Institute Pasteur in 1888 and eventually became its director। बाद में ये जो इली मेटकॉनिकॉफ है वो क्या बने, 1888 में एडमिनिस्ट्रेटर बने ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ लुइस पास्चर एंड इवेंचुअली बिकम इट्स डायरेक्टर। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1908। उनकी उस डिस्कवरी पर उन्हें एज ए नोबेल प्राइज भी मिला है इन 1908 में। Metchnikoff's notable contribution was on the Bacillus bulgaricus theory and his underlying concept of health। फिर मेटकॉनिकॉफ जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या दिया था, बैसिलस बल्गारिकस पे एक थ्योरी दी थी। उनका इस ये जो कंट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है ह्यूमन लाइफ के लिए। मेटकॉनिकॉफ बिलीव दैट स्ट्रेप्टोकोकाई एंड लैक्टोबैसिलाई in yogurt assume residence in the intestine and replace the organism that contribute to aging। तो फिर मेटकॉनिकॉफ ने स्टडी करने के बाद वो उन्होंने क्या अज्यूम किया था, जो स्ट्रेप्टोकोकाई लैक्टोबैसिला है वो क्या विच इज़ प्रेजेंट इन द योगर्ट, वो मिल्क में प्रेजेंट रहते हैं, योगर्ट में प्रेजेंट रहता है। तो वो ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होके वो एज अ गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए रोल प्ले करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी जो एज है मतलब उसको बढ़ाते हैं क्योंकि वो गुड बैक्टीरिया है। अपने लिए वो क्या करेंगे, इम्यूनो रिस्पॉन्स जो है पैथोजेंस के खिलाफ वो क्या करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे। फिर जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है एडवर्ड जेनर, उनके बारे में हम देखेंगे। एडवर्ड जेनर इन 1749 to 1823। ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। एडवर्ड जेनर जो साइंटिस्ट है उन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस वैक्सीनेशन टू स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स ये जो डिसीज थी, ये जो वायरस था, उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था, वैक्सीन जो है वो फाउंड आउट की थी। इसके लिए उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। द टर्म वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन आर डिराइव्ड फ्रॉम वेरियोला वैक्सीन। वेरियोला वैक्सीन यानी कि काउपॉक्स। जो काउपॉक्स से जो वायरस होता था, मतलब काउ से जो वायरस होता था उसे काउपॉक्स कहते थे। उसे विच इज़ डिराइव फ्रॉम, जो वैक्सीन है वो वैक्सीन किससे डिराइव हुई थी, इस वेरियोला वैक्सीन से, मतलब काउपॉक्स के वैक्सीन से ये जो वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स के लिए वो डिस्कवर हुई थी। द टर्म डिवाइज बाय जेनर to denote cowpox, the Latin word for cow that is the vacca। तो जो वेरियोला वैक्सीन है, काउपॉक्स है, उससे उससे स्मॉल पॉक्स की जो वायरस है, जो एंटीबॉडीज थी, वो वैक्सीन थी, वो डिस्कवर की गई थी। काउपॉक्स वायरस इज क्लोजली रिलेटेड टू वेरियोला वायरस, द कॉजेटिव वायरस ऑफ स्मॉल पॉक्स। ये जो काउपॉक्स था, जो काऊ में पाया जाता था, ये जो वायरस था विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू वेरियोला वायरस विच इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ वायरस ऑफ स्मॉल पॉक्स, जो कि ह्यूमंस में पाया जाता था। तो ये काउ पॉक्स की हेल्प से एडवर्ड जेनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन जो है वो डिस्कवर की थी। फिर हम उसके जो एडवर्ड जेनर है उनको वो डिस्कवरी के बारे में स्टडी करेंगे। बिफोर वैक्सीनेशन discovered, the only means of combating smallpox was a primitive form of vaccination called variolation or inoculation, intentionally infecting of healthy person with matter taken from patient sick with a mild attack of the disease।
तो फिर ये एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने क्या किया था, इस स्मॉल पॉक्स वायरस को क्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले तो एक जो जिसे काउपॉक्स वायरस हुआ था, उनको क्या उससे क्या किया, उस काउपॉक्स वायरस को उन्होंने आइसोलेट करके उनको उन्होंने हेल्दी पर्सन में उसको इंजेक्ट किया था। बट उससे पहले उन्होंने क्या किया था, जो स्मॉल पॉक्स वायरस जिस व्यक्ति को हुआ था उसी में से वायरस को निकाल के दूसरे हेल्दी पर्सन में उन्होंने क्या किया था, उसको इंजेक्ट किया था। इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि वो जो पेशेंट है, उस पेशेंट ने उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है वो एंटीबॉडीज फॉर्म की थी। Then next part of his discovery is search of vaccination। तो फिर वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल साबित रहा नहीं, क्योंकि उस पेशेंट को कुछ डिफ़िकल्टीज हुई रहेगी उस वायरस से क्योर होने में। तो फिर उस पर उन्होंने और ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया। फिर उन्होंने क्या फाउंड आउट किया, जेनर हैड बीन इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट अ पर्सन हु हैड सफर्ड एन अटैक ऑफ काउपॉक्स, अ रिलेटिवली हार्मलेस डिसीज। तो फिर उन्होंने क्या उस डिस्कवरी के बारे में, वो जो डिस्कवरी कर रहे थे इस स्मॉल पॉक्स के वायरस के ऊपर, फिर उन्होंने देखा था कि एक काउ पॉक्स वायरस भी होता है जो काऊ या कैटल्स में प्रेजेंट होता है। तो फिर वो काउ पॉक्स वायरस के कांटेक्ट में जो भी इंसान्स या जो भी ह्यूमंस आते थे, उन ह्यूमंस को भी वो काउ पॉक्स वायरस होता था। लेकिन वो जो काउ पॉक्स वायरस था वो ह्यूमंस में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज कॉज नहीं करता था। जो ह्यूमंस को काउ पॉक्स हुआ है वो जल्दी रिकवर भी होते थे। लेकिन ये जो स्मॉल पॉक्स वायरस थे वो स्मॉल पॉक्स वायरस विच कॉज डेथ ऑल्सो। उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स वायरस पर कोई भी वैक्सीन्स नहीं थी। तब ईयरली 1.5 करोड़ लोग जो है वो उनकी डेथ होती थी। हर एक साल में 1.5 करोड़ लोग जो स्मॉल पॉक्स वायरस के कारण वो उनकी डेथ हो जाती थी। तो एडवर्ड जेनर ने उसके ऊपर वैक्सीन्स निकाली। तो अब ये जो स्मॉल पॉक्स वायरस है वो WHO ने 1980 में WHO में डिक्लेयर कर दिया कि ये जो स्मॉल पॉक्स वायरस है वो अभी है ही नहीं, मतलब वर्ल्ड इज़ फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स वायरस। और ये सब किसके वजह से पॉसिबल हुआ, सिर्फ एडवर्ड जेनर, क्योंकि एडवर्ड जेनर ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के ऊपर क्या किया था, वैक्सीन जो है वो डिस्कवर की थी। तो फिर उन्होंने क्या देखा बाद में कि जो काउ पॉक्स वायरस था वो ह्यूमंस में ज़्यादा डिसीज जो है वो कॉज नहीं करता था, ह्यूमन जो है वो जल्दी रिकवर हो जाते थे। दैट कुड कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैटल कुड नॉट मेक अ स्मॉल पॉक्स। और जो काउ पॉक्स वायरस था वो काउ पॉक्स वायरस ह्यूमंस में स्मॉल पॉक्स वायरस जो है वो फॉर्म नहीं करता था। मतलब काउ पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ये एक ही फैमिली के वायरस है, बट अलग अलग वायरसेस है। काउ पॉक्स जो काउज में या कैटल्स में जो वायरस क्रिएट करते हैं वो काउ पॉक्स होते हैं, और जो स्मॉल पॉक्स वायरस होता है वो ह्यूमन में पाया जाता था। दैट मीन्स कुड नॉट बिकम इन्फेक्टेड वेदर बाय एक्सीडेंटल और इंटरनेशनल एक्सपोजर टू स्मॉल पॉक्स। अगर ये जो काउ पॉक्स जिसको हुआ है वो अगर स्मॉल पॉक्स वायरस के कांटेक्ट में आता था, तो एडवर्ड जेनर ने क्या देखा कि वो जो पर्सन है जिसको काउ पॉक्स हुआ था उसको स्मॉल पॉक्स होने के बाद उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं हुई और उसकी डेथ नहीं हुई। जो तो फिर उन्होंने क्या बताया, जो काउ पॉक्स वायरस है वो रिलेटिवली हार्मलेस है, मतलब वो जो ज़्यादा डिसीज कॉज नहीं करता और उसकी वजह से डेथ कॉज नहीं होती थी। ह्यूमन अटैक बाय काउ पॉक्स, अगर ह्यूमन को काउ पॉक्स जो वायरस है वो होता था तो क्या होता था, ह्यूमन रेस इंड्यूस इम्यूनिटी एंटीबॉडीज अगेंस्ट काउ पॉक्स एज वेल एज स्मॉल पॉक्स। तो अगर कोई पर्सन से जो काउ पॉक्स वायरस के कांटेक्ट में आता था या काउ के कांटेक्ट में आता था जिसको काउ पॉक्स वायरस हुआ है, तो उस ह्यूमन को भी वो काउ पॉक्स वायरस होता था। लेकिन होने के बाद उस ह्यूमन को ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होती थी, उसकी वजह से कोई भी डेथ नहीं होती थी, वो ह्यूमन जल्दी रिकवर होता था, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज फॉर्म कर रही थी अगेंस्ट द काउ पॉक्स वायरस। और उसी टाइम पे वो जो एंटीबॉडीज़ जो है वो स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए भी यूज़ होती थी। मतलब अगर वो जिसको काउ पॉक्स हुआ है वो अगर स्मॉल पॉक्स वायरस के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होगी रिकवरी में। तो फिर उसको स्मॉल पॉक्स तो हो ही जाएगा अगर वो स्मॉल पॉक्स वायरस के कांटेक्ट में आता है, लेकिन उसके बॉडी में काउ पॉक्स वायरस के जो एंटीबॉडीज़ थे वो प्रेजेंट थे।
तो फिर ह्यूमन इम्यूनिटी टू स्मॉल पॉक्स मतलब क्या होता था, काउ पॉक्स होने के बाद ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म होते थे। उस एंटीबॉडीज फॉर्म होने के कारण अगर उस ह्यूमन को अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वायरस होता था तो वो जो एंटीबॉडीज थी उस स्मॉल पॉक्स वायरस को भी इंगल्फ करती थी, उसे भी वो रिकवर होने में, पेशेंट को रिकवर होने में हेल्प करती थी वो एंटीबॉडी, जो कि काउ पॉक्स की वजह से फॉर्म हुई थी। वैक्सीनेशन हिस्ट्री। In May 1796, Jenner found a young dairy maid, Sarah Nelms, who had fresh cowpox lesion on her hand. अब वैक्सीनेशन की हिस्ट्री में जब वैक्सीनेशन डिस्कवरी की प्रोसेस चल रही थी तब जेनर ने क्या देखा कि एक 1796 में एक लेडी थी सारा, उसके हाथ पर उन्होंने क्या देखा, काउ पॉक्स के कुछ लीजन्स उन्होंने देखे थे जिसको काउ पॉक्स हुआ था और वो फ्रेशली इन्फेक्टेड हुई थी काउ पॉक्स डिसीज से, वायरस से। On May 14, using matter from Sarah's lesion, inoculated in an 8 years old boy. तो उन्होंने क्या किया, जिस लेडी को काउपॉक्स वायरस हुआ था उसको उन्होंने क्या किया, उस वायरस से पस निकल के एक 8 साल के बच्चे के अंदर उस वायरस को इंजेक्ट किया, जिसका नाम था जेम्स फिप्स, हु हैड नेवर हैड स्मॉल पॉक्स, और जिसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। मतलब काउ पॉक्स को वायरस को उन्होंने 8 साल के बच्चे के अंदर इंजेक्ट किया और इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि वो जो बच्चा था वो उसको स्मॉल पॉक्स वायरस जो है वो हुआ ही नहीं। फिप्स बिकम स्लाइटली इल ओवर द ऑकर ऑफ द नेक्स्ट 9 days बट वॉज वेल ऑन द 10th day। जब उन्होंने क्या किया था, ये काउ पॉक्स वायरस जेम्स फिप्स के अंदर जो 8 साल का बच्चा था उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, इंजेक्ट किया था। 9 days तक वो थोड़ा सा इल था, लेकिन 10th day पे वो पूरा क्योर हो गया। अब हम देखते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को हम वैक्सीन देते हैं क्योंकि उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जो कि किसी भी वायरस से वो क्या कर सकते, लड़ सके। उसी प्रकार ये जो साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, उन्होंने जेम्स फिप्स के अंदर भी काउपॉक्स के जो वायरस था वो इंजेक्ट किया ताकि उसको स्मॉल पॉक्स वायरस हो ना, क्योंकि स्मॉल पॉक्स काउपॉक्स के जो होने के बाद जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती है वो एंटीबॉडी स्मॉल पॉक्स नहीं होने देती और स्मॉल पॉक्स वायरस को भी वो किल करती है, वो एंटीबॉडी जो कि अपने बॉडी में प्रेजेंट होती है। On July 1, Jenner inoculated boy again, this time with smallpox matter. No disease developed, protection was complete. तो फिर जो जुलाई में, पहले तो मई में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, फिर जुलाई में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसको क्या किया, अगेन इनोकुलेट किया उस वायरस से और बाद में देखा कि उसको कोई भी डिसीज जो है स्मॉल पॉक्स की वो हुई नहीं। तो फिर वो जो उनका डेमोन्स्ट्रेशन था, वो जो एक्सपेरिमेंट था, हालांकि अब के टाइम पे वो वैलिड नहीं है, बट मतलब ऐसे किसी भी हम विदाउट एनी प्रैक्टिस से टेस्ट से डायरेक्टली वैक्सीन हम ह्यूमंस में इंजेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पे एडवर्ड जेनर ने किया था और उसका सक्सेसफुल रिजल्ट मिला था, इसलिए उनका जो योगदान है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा। काउपॉक्स वायरस, उन्होंने क्या किया, काउपॉक्स वायरस को लिया, मिल्क मेड मैटर फ्रॉम द काउपॉक्स रीजन ट्रांसफर इनटू द लिटिल बॉय। पहले क्या किया, काउपॉक्स वायरस को उन्होंने आइसोलेट किया जो कि एक मिल्क मेड लेडी के हाथ के ऊपर था। तो फिर उसको लेकर उन्होंने, उस वायरस को उन्होंने क्या किया, एक 8 साल के बच्चे के अंदर इंजेक्ट किया। फिर क्या हो गया, जो लिटिल बॉय था जेम्स फिप्स, रेज इंड्यूस इम्यूनिटी एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो फिर उसने उस काउपॉक्स जो वायरस था उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज यूज़ की, वही एंटीबॉडीज हेल्प कर रही थी स्मॉल पॉक्स वायरस के अगेंस्ट भी। तो फिर उस जो जेम्स फिप्स था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, इम्यूनिटी स्मॉल पॉक्स, मतलब उसमें कोई भी स्मॉल पॉक्स का वायरस पाया नहीं गया और उसमें एंटीबॉडीज़ आ गई स्मॉल पॉक्स वायरस को फेस करने के लिए। In 1798, Jenner, having added further cases, published privately a slender book entitled, and उन्होंने एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था An Inquiry into the Causes of Effects of the Variola Vaccines, known as a cowpox, in which he describes the protective effect of cowpox against the smallpox। तो फिर cowpox वायरस को उन्होंने यूज़ किया against the smallpox वायरस। ये जो वायरस है स्मॉल पॉक्स में पाया जाता था, उसके पिक्चर से काउ के वो उसमें वहाँ पे काउ पॉक्स वायरस यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो राउंड राउंड स्पॉट्स यहाँ पर दिख रहे हैं वो है काउ पॉक्स वायरस।
अब ये स्मॉल पॉक्स वायरस और काउपॉक्स वायरस एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। तो जो स्मॉल पॉक्स वायरस है वो किससे होता था? थ्रू द स्नीजिंग, वो माउथ से या ह्यूमन के खांसने से या सींकने से वो जो वायरस के जो पार्टिकल्स थे वो क्या होते थे? स्प्रेड होते थे। तो फिर अगर किसी पर्सन्स को ये जो स्मॉल पॉक्स वायरस हुआ है, अगर वो उसके कांटेक्ट में कोई आता है तो उसको भी ये स्मॉल पॉक्स वायरस होता था। और उस स्मॉल पॉक्स वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है वो लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है, 10 to 14 डेज का उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और इस वायरस का जो मेन सिम्टम्स है वो हाई टेम्परेचर है। मतलब 10 to 14 डेज के बाद या उसके बीच में उस पेशेंट्स को हाई फीवर जो है वो नज़र आता था। अब के ज़माने में स्मॉल पॉक्स वायरस पाया ही नहीं जाता, क्योंकि इस पर वैक्सीन रिकवर हुई थी और WHO ने 1980 में ये जो है अनाउंस किया था कि वर्ड इज फ्री फ्रॉम नाउ स्मॉल पॉक्स वायरस। इस प्रकार जो स्मॉल पॉक्स वायरस है वो पाया जाता था। और इस स्मॉल पॉक्स वायरस की जो है वो लाइफ साइकिल है, मतलब स्मॉल पॉक्स वायरस कैसे कॉज करता था। स्मॉल पॉक्स वायरस इन्फेक्टिंग स्किन सेल्स, जिसके बैक्टीरिया है, जिसका वायरस है, वो वायरस क्या करता था? स्किन सेल पे वो क्या करते थे? इन्फेक्ट करता था स्किन सेल्स को। तो फिर उस वायरस जिस व्यक्ति को हुआ है उसके स्किन पर ऐसे रैशेस या स्पॉट्स नज़र आते थे। वो जो इंडिविजुअल स्पॉट्स है उसको कहा जाता था मैक्यूल्स। फिर ये मैक्यूल्स क्या फॉर्म करता था? पैप्यूल्स। पैप्यूल्स मतलब उस मैक्यूल में, उस स्पॉट्स में क्या होता था? पस फॉर्म होता था। फिर वो पैप्यूल्स फुल्ली डेवलप होने के बाद उसमें क्या होता, उसको क्या फॉर्मेशन होता था? पस्ट्यूल्स। पस्ट्यूल्स यानी कि वो एक ऐसे जख्म जैसे वो वहाँ पे फॉर्म होता था, वो क्रिएट करता था, जिसकी वजह से काफ़ी पेन भी होता था। ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिया गया है, बॉडी के सेल के अंदर वो कैसे फॉर्म होता है। इस प्रकार ये जो स्मॉल पॉक्स वायरस है वो जो वायरस है वो डिसीज कॉज करता था, वायरस कॉज करता था स्मॉल पॉक्स। पहले तो वो रैशेस फॉर्म करता था, फिर मैक्यूल्स फॉर्म करता था, मैक्यूल्स के बाद वो पैप्यूल्स फॉर्म करता था, पैप्यूल्स के बाद उसका फॉर्मेशन किस में हो जाता था? पस्ट्यूल्स, जिसके अंदर पस पाया जाता था। और इसी पस को एडवर्ड जेनर ने यूज़ किया था वैक्सीन्स को डेवलप करने को।